स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन कहा जाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन कहा जाता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है, मतलब उसको हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते। वो कैसे दोस्तों, देखिए, अगर मैं यहाँ कोई भी व्यंजन वर्ण लिखूं, जैसे मैं लिखूं क लिखा, तो दोस्तों एक क के अंदर अ छुपा ही है। अगर मैं इसको क के अंदर से अगर मैं अ को बाहर निकाल दूं तो ये आधा क हो जाता है। इसका मतलब ये हलंत का मतलब होता है आधा क, तो यह आधा क हो गया। तो इसको क आ रहा है, अ लास्ट में आ रहा है, तो हम लोग इसको उच्चारण कर ही नहीं सकते। मतलब व्यंजन वर्ड जो होता है ना, उसको हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते बिना स्वर के। ठीक है, मतलब बिना अ के इसको उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग परिभाषा में लिख सकते हैं कि स्वर के बिना असंभव है इसका उच्चारण। किसी स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन वर्ण कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं व्यंजन वर्ण बताऊंगा। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं पहले बताऊंगा, जो थोड़ा कम आता है परीक्षा में उसको थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, एक होता है अंतःसत व्यंजन। अंतःसत व्यंजन उसको हमेशा से परीक्षा में पूछता है कि अंतःसत निम्नलिखित में से अंतःसत व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों, य, र, ल, व को ही अंतःसत व्यंजन कहा जाता है। देखिए कौन कौन सा, य, र और ल और व को अंतःसत व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज और याद कर लीजिएगा, यह जो है वह तालु से निकलता है। यह जो है वह तालु से निकलता है, जबकि र जो है वह दंत से निकलता है। ठीक है, और ल भी दंत से निकलता है। ठीक है, दंत से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, वह जो है वह दंत और ओंठ से निकलता है। दंत और ओंठ से व का उच्चारण होता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बोला कि अंतःसत व्यंजन 4 ठो होते हैं। य, र, ल और व होता है, जिसमें से य जो है वह तालु से निकलता है, र जो है वह दंत से निकलता है और ल जो है वो भी दंत से निकलता है। व जो है दंत और ओंठ दोनों से निकलता है, मतलब उसका उच्चारण होता है। दोस्तों, इसके बाद मैं बता दूं, एक होता है अर्धस्वर। ठीक है, तो अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो य और व को ही अर्धस्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। इसके बाद आगे है दोस्तों, र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है, लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित व्यंजन किसको कहा जाता है, तो र को कहा जाता है। और एक चीज है, ल जो होता है ना, ये ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, र को लुंठित व्यंजन, ल को लुंठित व्यंजन, र को लुंठित व्यंजन, जबकि ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब अगला है दोस्तों, उष्मा या संघर्षी व्यंजन। उष्मा या संघर्षी उष्मा या संघर्षी व्यंजन। उष्मा या संघर्षी व्यंजन कौन कौन सा होता है, तो तीनों प्रकार के स, मतलब ऐसा शक्कर वाला स और ये पेटकट्टी स और स और ह। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, उष्मा व्यंजन, जिसमें उष्मा संघर्ष, जिसमें ज्यादा उष्मा निकलता है, जिसके उच्चारण में ज्यादा हवा बाहर निकलता है ना, उसी को उष्मा व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन सा, स तीनों प्रकार के और ह को उष्मा व्यंजन। अब ये संघर्षी व्यंजन जो है यह तालु से निकलता है। तालु से, स कहाँ से निकलता है, तालु से निकलता है। इसके बाद ए वाला स जो है वह मूर्धा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, मूर्धा से। ये पेटकट्टी स मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, जबकि ये सिंपल वाला स जो है वह दंत मूल से निकलता है। दंत मूल,
दंत मूल से। दंत मूल से मतलब मसूड़ा को दंत मूल कहा जाता है। ये जो मसूड़ा होता है हम लोग का, उसी मसूड़ा से सिंपल वाला स जो निकलता है, और पेटकट्टी स मूर्धा से निकलता है। ठीक है, मूर्धा से। और शक्कर वाला स जो है वह तालु से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, और ह जो है वह कंठ से निकलता है। कंठ, कंठ इसको माना जाता है कि कंठ के भीतरी भाग से निकलता है। ह को क्या बोला जाता है कि कंठ के भीतरी भाग से निकलता है। दोस्तों इसके बाद होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है? तो अक्षर त्र और ज्ञ, अक्षर त्र और ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन सा? अक्षर त्र और ज्ञ, ज्ञ और स्र, ज्ञ और स्र, इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। ये सभी 1 2 3 4 ठो संयुक्त व्यंजन है। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो छ जो है वह 2 ठो अक्षर से मिलकर, 2 ठो वर्ण से मिलकर बनता है। क और स से मिलकर बनता है। क और स, लेकिन क आधा होगा, याद रखिएगा। क में हलंत होगा, आधा क होगा। त्र जो होता है वह त और र से मिलकर बनता है। त और र से मिलकर कौन बनता है? त्र बनता है। ठीक है, ये ज्ञ जो होता है ना, वह ज और इया से मिलकर बनता है। इया से, ज और इया से मिलकर बनता है। और ये स्र जो है वह स, शक्कर वाला ऐसा वाला स, और र से मिलकर बनता है स्र। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं मैं। जो पहला पहला वर्ण है ना, ये पहला पहला वर्ण जितने भी हैं इसमें, वो सभी क्या हैं? आधा होंगे। ठीक है, देखिए ऐसा जो एक छ है, तो कक्षा में हम लोग ऐसा छ का प्रयोग, कक्षा अगर हम लोग लिखते हैं तो ऐसा छ का प्रयोग करते हैं। तो क और छ, कक्षा, कक्षा। ठीक है, तो ये पेटकट्टी स से कक्षा बनता है। त और र, त्र, त्र, त्र बोलने से ही पता चल रहा है त और र से मिलकर बना होगा। जबकि शुरू वाला अक्षर जो होता है वो आधा होता है, मतलब उसमें हलंत होते हैं। ज और या से ज्ञ बनता है। ज और या से दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है? ज्ञ बनता है। जबकि ज आधा होगा, मतलब हलंत लिखिएगा उसमें। स्र जो होता है स और र से मिलकर बनता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें आगे इंपॉर्टेंट चीज है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, जिसका 2 ठो गुण होता है उसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों द्विगुण व्यंजन को कई बार क्वेश्चन में आया है कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन सा होता है। तो ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसको बोला जाता है कि इसका 2 ठो गुण होता है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन, ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। और एक होता है दोस्तों नासिक के व्यंजन। ठीक है, नासिक के व्यंजन कहने का मतलब होता है कि जो नाक से निकलता है। व्यंजन अगर हम लोग बोलें तो नासिक के व्यंजन 5 होता है, लेकिन स्वर को भी ऐड कर दें, एक स्वर भी होता है नासिक के जिसका उच्चारण नाक से होता है। तो दोस्तों कौन कौन सा होता है? 6 हो जाएंगे वैसे अगर स्वर को भी जोड़ देंगे तो। ठीक है, मतलब हम लोग नासिक के व्यंजन बोलें तो कौन कौन सा होगा? अंग, ऐसे जो होता है अंग। और फिर इया, इया नाक से उच्चारण होता है ड़, ड़। ठीक है, इसके बाद न, इसके बाद म। ठीक है, और एक ठो मैं बोला अंग, ये अंग। ठीक है, ये सभी क्या है? नासिक के वर्ण हैं। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ड़ा, ड़ा, तो नाक से और मुंह से दोनों आवाज आ रहा है, इस कारण से इसको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। जैसे म, न, इया। ठीक है, अंग, अंग ऐसे बोला जाता है, अंग ऐसे बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 ठो वर्ण होते हैं जो कि नासिक के वर्ण होते हैं। अगर व्यंजन की बात करूं तो इतना बस व्यंजन है, मतलब 1 2 3 4 5 ठो नासिक के व्यंजन होता है। जबकि अंग जो है वह स्वर की श्रेणी में लिया जाता है, तो 1 ठो स्वर नासिक के स्वर होता है।
देखिए दोस्तों, अब मैं बता दूं कि अगर आप लोग को व्यंजन की परिभाषा अगर कोई पूछे या फिर कहीं लिखना हो व्यंजन की परिभाषा, तो क्या बोलोगे दोस्तों? व्यंजन की परिभाषा होती है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन कहा जाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन कहा जाता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है, मतलब उसको हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते। वो कैसे दोस्तों? देखिए, अगर मैं यहाँ कोई भी व्यंजन वर्ण लिखूं, जैसे मैं लिखूं क लिखा, तो दोस्तों एक क के अंदर अ छुपा ही है। अगर मैं इसको क के अंदर से अगर मैं अ को बाहर निकाल दूं तो ये आधा क हो जाता है। इसका मतलब ये हलंत का मतलब होता है आधा क, तो यह आधा क हो गया। तो इसको क आ रहा है, अ लास्ट में आ रहा है, तो हम लोग इसको उच्चारण कर ही नहीं सकते। मतलब व्यंजन वर्ड जो होता है ना, उसको हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते बिना स्वर के। ठीक है, मतलब बिना अ के इसको उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग परिभाषा में लिख सकते हैं कि स्वर के बिना असंभव है इसका उच्चारण। किसी स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ण को ना हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया अंतःसत व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। उसी प्रकार से व्यंजन के वर्गीकरण में दोस्तों स्पर्शी व्यंजन, एक मेन व्यंजन आता है स्पर्शी व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग उस व्यंजन को उच्चारण करते हैं तो जब फेफड़ा से जब हमारा हवा जब बाहर निकलता है तो मुंह के किसी किसी भाग से टकराकर वह हवा बाहर निकलता है, इसलिए उसको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन सा होता है, तो क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़, ये सभी क्या है अभी मैं लिख के बताऊंगा। ये सभी क्या है स्पर्शी व्यंजन होता है। कहीं कहीं भाग को स्पर्श करता है मुंह का, कहीं कहीं का मतलब जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओंठ को टच करते हुए जब फेफड़ा से बाहर आता है तो मुंह के किसी किसी भाग को हवा टच करते हुए बाहर निकलता है। तो दोस्तों इसलिए उसको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। चलिए मैं बताता हूं अब स्पर्शी व्यंजन को याद करने का ट्रिक कि कौन सा क कहां से निकलता है, ख कहां से निकलता है, कौन सा आघोष है, कौन सा सघोष है। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा मैं चार्ट बनाऊंगा और चार्ट बनाने के लिए भी आप लोग को बताऊंगा। चलिए दोस्तों पहले इसको मिटाता हूं, इसके बाद मैं बताता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 ठो खाना रहेगा। इसमें पहले वाले में लिख दीजिएगा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और यहाँ पे लिखेगा अल्प प्राण, ठीक है। यहाँ पे महाप्राण, फिर से अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर से अल्प प्राण। मतलब ये अल्टरनेट जाएगा, पहले अल्प प्राण अ से चालू करना है, अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है। इसके बाद एक और लिखना है दोस्तों, इसमें लिखना है अघोष, इसमें भी अघोष। इसके बाद इसमें लिखना है सघोष, इसमें सघोष, फिर इसके बाद इसमें सघोष। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि इसमें अघोष और अघोष सेम चीज, अघोष और अघोष लिखना है, इधर बाकी सब में सघोष, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। एक चीज याद रखिएगा, अ से ही चालू करना है। यहाँ पे सघोष लिखा हूँ, यहाँ पे महाप्राण, यहाँ महाप्राण, यहाँ म से चालू हो रहा है, यहाँ स से चालू हो रहा है, तो अ से ही चालू करिएगा। एक ट्रिक बता रहा हूँ,
कौन सा कंठ से निकलता है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। बस इस चार्ट को याद करिए, इस मैप को याद करिए, इसके बाद आपको कोई रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और इधर इस खाने में लिखिएगा दोस्तों, पहले कंठ, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, मूर्धा, फिर दंत, दंत, फिर ओंठ, ओंठ, ठीक है, ये हो गया। बस इसके बाद क्या करना है, इसमें भर देना है क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। इसके नीचे मतलब तालु से कौन कौन सा निकलता है, च, छ, ज, झ और इया, ठीक है। इसके बाद लिखना है मूर्धा से कौन कौन सा निकलता है, यहाँ पे लिखेगा ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। इसके बाद त, थ, द, ध और न। इसके बाद प, फ, ब, भ और म, ठीक है। इस चार्ट को ऐसे कंप्लीट कर दीजिएगा तो दोस्तों हम लोग का क्लियर हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कंठ से, हमारा ये कंठ जो है, इस कंठ से क्या क्या निकलता है, क, ख, ग, घ, अंग। कंठ से ये पूरा लाइन जो है, ये पूरा लाइन वो सभी कंठ से निकलता है। इसके बाद आता है तालु, इसको क्रम से ही याद करना पड़ेगा। कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओंठ, ऐसे रट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए तालु से कौन कौन सा निकलता है, च, छ, ज, झ, इया, तालु से निकलता है। इसके बाद मूर्धा से कौन सा, ट, ठ, ड, ढ, ढ, मूर्धा से निकलता है। दंत से त, थ, द, ध, न, ये सभी कहाँ, मूर्धा से निकलते हैं। ओंठ से प, फ, ब, भ, म, अगर उच्चारण भी करोगे तो ओंठ ही हिलता है, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो ये सभी कहाँ से, ओंठ से निकलता है। और इसका ये है दोस्तों कि अल्प प्राण, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है, ठीक है। तो अल्प प्राण, यहाँ पे देखिए ये प्राण का मतलब ये प्राण से आशय है हवा से, ठीक है। मतलब जहाँ पे बोला अल्प प्राण, ठीक है, वहाँ पे आत्मा वाला प्राण से मतलब नहीं है, हवा से मतलब है। जहाँ जिस वर्ण के उच्चारण में ना कम हवा बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। जिस वर्ण के उच्चारण में कम हवा बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। जबकि जिसमें ज़्यादा हवा बाहर निकलता है, जैसे मैं बोलूँ क तो कम हवा निकल रहा है, ख बोलूं तो ज़्यादा हवा निकल रहा है, तो जिसमें ज़्यादा हवा निकलता है ना उसको महाप्राण कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप लोग बोलोगे कि सर सघोष और अघोष क्या होता है। तो दोस्तों अघोष का मतलब होता है जिस वर्ण के उच्चारण करने से, अघोष का मतलब बता रहा हूँ, जिस वर्ण के उच्चारण करने से हमारा जो स्वर तंत्री होता है, एक शरीर के अंदर स्वर तंत्री होता है, उसमें कंपन नहीं होता है, उसको अघोष कहते हैं। जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन न हो उसको हम लोग अघोष कहते हैं, ठीक है। और सघोष का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन हो उस वर्ण को क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। आपको ये सब याद नहीं करना पड़ेगा कि कंठ कहाँ, कंठ से कौन कौन सा निकलता है, तालु कौन कौन सा निकलता है। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।